अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मदरसे इन दिनों राजनीति के केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी मदरसे प्रदेश के भीतर हैं, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसे जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार प्राइवेट मदरसा भी समझ सकते हैं, उन सब का यूपी सरकार सर्वे करा रही है। ये सर्वे चलेगा 1 महीना और उसके बाद सरकार के पास आएगी रिपोर्ट और फिर इन मदरसों का क्या करना है सरकार ने मन बनाया हुआ है। ऐसा हो क्यों रहा है, आवश्यकता क्या है और क्या वाकई में ये ज़रूरी है, या फिर ये मजहबी तालीम में सरकार का दखल क्या है? ये हम आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा इस डिबेट में करेंगे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दे तलाशने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। मुद्दे यहाँ चलायमान हैं, स्वचालित हैं, ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, हर वक्त चलते रहते हैं। अब यूपी में एक नया मुद्दा आया है। क्या? मदरसा। मदरसे में कौन पढ़ता है? मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ। तो सरकार क्या करेगी? इनका सर्वे करेगी। सर्वे का मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट डीएनए बताओ। मदरसा किसका है, किसकी ज़मीन पर बना है, किराए का है कि अपना है, क्या पढ़ाते हो, पैसे कहाँ से आते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पीछे की हिस्ट्री बताओ। मकसद क्या है इस सर्वे का, ये सरकार ने साफ नहीं किया है अभी तक। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हर मदरसे का पूरा डीएनए यूपी सरकार को चाहिए। और ये कब तक आ जाएगा? 15 अक्टूबर तक। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों में मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मुसलमान छात्र छात्राओं को दी जाती है। शायद इस्लाम इकलौता ऐसा धर्म बचा होगा दुनिया के भीतर जहां अभी भी शिक्षा और धर्म आपस में एक है। बाकी दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं उसमें शिक्षा और धर्म अलग अलग हो चुके हैं। जैसे हिंदुओं में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, क्रिश्चियनों में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, सिखों में धर्म और शिक्षा अलग विषय है, बौद्ध में धर्म और शिक्षा अलग विषय है। लेकिन इस्लाम इकलौता ऐसा रिलीजन है जहां धर्म और शिक्षा एक साथ चलती है। ये शिक्षा कहाँ दी जाती है? मदरसों में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही पहले पढ़ते थे। स्वतंत्रता के पहले, आज़ादी के पहले बहुत से बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर इन्हीं मदरसों में पढ़ते थे, क्योंकि तब तालीम की व्यवस्था के लिए स्कूल ज़्यादा होते नहीं थे। इन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे एक साथ। वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। इस बदले हुए दौर में यूपी में तकरीबन 16,000 निजी मदरसे हैं, प्राइवेट मदरसे। इनको कौन चलाता है? नदवातुल उलमा चलाता है। इनको कौन चलाता है? इनको दारुल उलूम वाले चलाते हैं, दारुल देवबंद वाले चलाते हैं। कुछ प्राइवेट भी चलते हैं। तो ये कैसे चलते हैं? आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। तो ये ऐसे चलते हैं, ये ज़कात से चलते हैं। मस्जिदों में जमा होने वाले ज़कात से इनको चलाया जाता है। या जो पैसे वाले मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं सालाना, वो अपने पैसे देकर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की मदद करते हैं और ये चलते हैं। मदरसों के ऊपर जो आरोप लगता है, विशेष तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, स्पेशली नेपाल बॉर्डर पे, आरोप ये लगता है कि यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ कट्टरता, जिहाद और आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है। ये आरोप आज से नहीं, कई दशकों से लग रहा है। कभी कभी ये सच्चाई भी सामने आती है और कभी कभी ये प्रोपोगेंडा भी लगता, दोनों बातें। अब इन मदरसों का, जिनको हम प्राइवेट मदरसा कहते हैं, और एक बात और इम्पॉर्टेंट जान लीजिए कि यूपी में 560 ऐसे मदरसे हैं जो यूपी सरकार अपने पैसे से चलवाती है। मदरसा सरकारी पैसे से चलते हैं। कितने? 560, जिनको सरकार महीने के पैसे देती है, अनुदान देती है। ये सरकारी मदरसा, इनको आप समझ लीजिए। तो सरकारी मदरसे हैं 560 और निजी मदरसे कितने हैं? 16,000। अब उन निजी मदरसों का में मुख्य तौर पर कंट्रोल किसका होता है? या तो नदवातुल वालों का है या दारुल उलूम वालों का है। इन्हीं दोनों का, दारुल देवबंद बेसिकली, उनको आप ऐसे समझ लीजिए। इन दो का कंट्रोल है। तो इनको ऐसे समझ लीजिए सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड टाइप, ये दो ऐसे संस्थान हैं, कंट्रोल इन्हीं का है। तो सरकार जानना चाहती है कि इनको पढ़ाते क्या हो, क्या पढ़ते हैं, सरकार जानना चाहती है।
सरकार ये भी जानना चाहती है कि ज़कात का पैसा दे कौन रहा है। अब क्यों जानना चाहती है? अच्छा ये भी बताओ कि ये किसकी ज़मीन पे बने हैं, कब्जा तो नहीं किए हो, प्राइवेट तो नहीं है, किराए का लिए हो तो कितना दे रहे हो और किसने दिया है, और अपनी है तो कहाँ से पाए, हिसाब दो। ये है कुल सर्वे। अब सर्वे रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक आएगी, उसके बाद ही निजी मदरसों की किस्मत तय करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मदरसे रहें या ना रहें। एक वीडियो देखा होगा हाल ही में आपने अमेठी का, एक मदरसे पे बुलडोज़र चल गया, गिरा दिया गया। हालांकि कोर्ट का आर्डर था उस पर, स्थानीय अदालत का, लेकिन मदरसा गिरा दिया गया पूरे तरीके के साथ। इन मदरसों का क्या होगा? मदरसे रहेंगे या जाएंगे? कहीं इनका भी अंजाम अमेठी वाले मदरसे की तरह तो नहीं होगा? मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इसी बात की चिंता है, और आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करेंगे कि ये सर्वे हो क्यों रहे हैं और इस सर्वे का अंजाम क्या होगा, सरकार क्या चाहती है। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इस सरकार के एक मंत्री हैं इसी विभाग के, दानिश अंसारी, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सीधे संगठन से मंत्री। वो कह रहे हैं तरक्की कराना चाहते हैं मुसलमानों की। अब मुसलमान परेशान है, ये कौन सी तरक्की कर रहे हो कि हमारे घर सर्वे करा रहे हो। तो मसला थोड़ा गर्म है, आज इस बारे में बात करते हैं। कोई बयान सुने आप। मदरसे का सर्वे कराना योगी सरकार का बहुत साफ सुथरा लक्ष्य है। बेहतर शिक्षा मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मिले, हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक आंकड़ा सरकार के पास होना आवश्यक इसलिए है कि वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनके बैठने की अच्छी सुविधा है या नहीं है, टॉयलेट्स हैं, पानी है, अच्छे शिक्षक हैं, ये चीज़ें भी सुनिश्चित करना सरकार का काम। जिस हिसाब से आप बजट घटाते जा रहे हैं और दबाव बनाते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आप मदरसों के विकास, मुस्लिम बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा के विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मदरसे बंद हो जाएं। कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। तो आज की डिबेट है बड़ी इंटरेस्टिंग, गौर से सुनिएगा। मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर में अजीज खान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मनीष जी आप बताइए, कार्यक्रम आपसे शुरू करते हैं। ये क्यों करवा रहे हो ये सर्वे, मकसद क्या है, सही सही बताओ। देखिए, मकसद केवल इतना है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, 12 बिंदुओं का सर्वे है, उसका नाम आ जाएगा, किस बिल्डिंग में किस बिल्डिंग में पढ़ाई हो रही है, उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वहाँ जो बेसिक ज़रूरतें हैं विद्यार्थियों की वो पूरी हो रही कि नहीं पूरी हो रही हैं। और अभी आपने खुद भी चर्चा में कहा कि वो संचालित हो रहे हैं तो उनके आय क्या स्रोत हैं, किसी NGO से हो रहे हैं तो उस NGO का क्या नाम है, और तमाम वो जो बेसिक जानकारियां हैं। ये किस मकसद से करा रहे हो? ब्रजेश जी, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, बेसिक जानकारी जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर किसी भी संस्था के द्वारा कुछ भी अगर संचालित किया जा रहा है, उसकी बेसिक जानकारी अगर सरकार के पास हो तो इसमें क्यों आपत्ति किसी को हो सकती है। आखिर वो लोग जो लोग तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपने राजनीति चमकाने के लिए इन मदरसों को सर्वे होने के पहले लांछित कराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। आखिर वो क्यों ऐसे इशारे कर रहे हैं कि उन मदरसों में कुछ ऐसा हो रहा है कि उसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। मेरा सवाल है ब्रजेश जी आपसे, अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी email ID क्या है, आप कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, आप ITR देते हैं
नहीं देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हम देते हैं एक तो मिनट हमसे क्यों पूछोगे नहीं, भाई? मैंने कहा ना तमाम प्रकार। अगर सिर्फ हमसे पूछोगे तो हम पे तो डाउट आएगा कि नहीं, मनीष नहीं, जी नहीं, नहीं, हमसे नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई सुरेंद्र राजपूत से पूछो, अमरनाथ मिश्रा से पूछ, जब सबसे पूछो तो हमसे ही पूछो। कहा तो- सिर्फ हमसे पूछोगे तो डाउट क्रिएट नहीं, होगा। जो देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूलों का या कॉलेजों का या शिक्षण संस्थाओं का संचालन कितनी प्रकार से होता है। सभी संस्थान कहीं न कहीं किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो जो मान्यता प्राप्त हैं उसके अतिरिक्त जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, कि जो आपने 2 संस्था बताई है उससे अगर संचालित है तो सरकार के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी से क्यों डर लग रहा है इन लोगों को? नहीं, सिर्फ मुसलमानों का करा रहे हो इसलिए इनके मन में सवाल है। नहीं, मैं ये कह तो रहा हूँ कि किसी और भी संस्थान से उत्तर प्रदेश बोर्ड, CBSE बोर्ड, आप ISC इनका बोर्ड, उत्थान करना चाहते हो या इनके बारे में जानकारी चाहते हो? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इन मदरसों के अतिरिक्त कोई भी शिक्षण संस्थान मान्यता अगर कहीं अन्य से नहीं किसी को प्राप्त हुई हो, अगर ऐसी कोई सूची किसी के पास हो तो वो दे दे कि ये भी एक विद्यालय चल रहा है जिसको न CBSE बोर्ड ने मान्यता दी है, न UP बोर्ड ने मान्यता दी है, न ISC बोर्ड ने मान्यता दी है, लेकिन ये अपने मन से पढ़ाए जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई सूची हो तो दीजिए, तब तो कहा जाएगा कि अन्याय हो रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है, एक का सर्वे हो रहा है। ये जो मदरसों का सर्वे करा रहे हैं, कभी क्रिश्चियन स्कूलों का भी सर्वे कराइए, हिंदुओं के स्कूलों का भी करा लीजिए, सिखों का, बौद्धों का भी कराइए, तब इनके मन में डाउट नहीं आएगा। अभी इनकी डाउट है इनके मन में। नहीं, क्रिश्चियंस के जो स्कूल हैं, बौद्धों के जो स्कूल हैं, या हिंदुओं के द्वारा अगर कोई स्कूल संचालित है, किसी बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसी कोई सूची अगर हो तो उपलब्ध कराएं। तो आप क्या चाहते हो, किस बोर्ड से ये मान्यता ले लें? नहीं, उसका सर्वे होगा, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सर्वे हो, जानकारी तो हो कम से कम। तो सिर्फ इन्हीं का सर्वे होगा? मैंने कहा तो क्रिश्चियनों का भी सर्वे कर लो। नहीं, क्रिश्चियंस में कोई स्कूल ऐसा है जो धार्मिक आधार पे चल रहा हो, किसी बोर्ड से मान्यता नहीं। जब बोर्ड से मान्यता होती है तो बोर्ड के पास ये अधिकार होता है, बोर्ड उसकी पूरी जांच करता है, तो पूछो वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं जी। उनसे भी तो पूछा जाए वो पैसे कहाँ से ला रहे हैं, निजी भूमि पे हैं कि सरकारी हैं, इंफ्रा है नहीं है, या सिर्फ मदरसे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाना चाहिए ना। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा कि जब कोई भी शिक्षण संस्था किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है तो वो बोर्ड जो मान्यता देता है इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर ही देता है। ओके, आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये मदरसों का सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये मिनी NRC है, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि हम जरा जानकारी पता करना चाहते हैं कि आप पढ़ाते कहाँ से हैं, पैसे कहाँ रहे और आपकी स्थिति को सुधारा जाएगा। आपके लिए बड़े फिक्रमंद नहीं है कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसलिए ये मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। नहीं, देखिए, मनीष शुक्ला साहब का बयान कुछ और, मंत्री जी का बयान कुछ और, रोज रोज बयान बदल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बच्चों की तरक्की, उनकी एजुकेशन, उनकी सामाजिक तरक्की की ज़रूरत है, इसलिए उनको लेके आगे आया जा रहा है, इसलिए सर्वे कराया जा रहा है। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन, तो खाली मदरसों के रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए आप उनके फंड की जांच करेंगे। अगर यही पैमाना है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका फंड कहां से आ रहा है, तो फिर RSS का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो तो अरबों रुपए की संस्था है। कौन पैसे दे रहा है, कहां से आ रहे हैं, इतने ऑफिसर्स कैसे चल रहे हैं? तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फौरन जाइए। आपको आशंका क्या है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये दबाव बना रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं मुसलमानों पर और हिंदुओं को खुश करने के लिए। देखिए, मिशनरी के स्कूल में कोई सर्वे नहीं, किसी तरह से जो बाल शिशु मंदिर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर हैं, बाल विद्या मंदिर है, इनका कोई सर्वे नहीं। मदरसों का आपने कहा सर्वे, आपने कहा जब हम तरक्की चाहते हैं, अच्छी तालीम देना मुसलमान बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल जाए, तो जो पहले से आपके यहाँ, आप तो 16,000 मदरसे आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, 16,500। मंत्री जी का बयान खुद का है
उनकी आपने 4.5 महीने 4.5 साल से आपने तनख्वाह नहीं दी है। आप तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, बजट आप 1 रुपए का नहीं दे रहे हैं, और जांच आप करेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। भाई आपको पैसा देना चाहिए, आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं? जो रजिस्टर्ड आपके पास है, आप उनकी तनख्वाहें क्यों रोके हुए हैं? सवाल उठता है। मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूं कि जो मदरसे आपके पास रजिस्टर्ड हैं और आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की शैक्षिक सामाजिक उनके बच्चों की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, 1782 करोड़ का आपने बजट अगर ये दिया। सामान्य सर्वे है तो आपको पता है 1782 करोड़ रुपए का बजट, अगर ये सामान्य सर्वे है तो आपको एतराज किस बात का है? सर बात पूरी कर लूं। जी, सामान्य नहीं है। सामान्य सर्वे होता तो सबके लिए होता। सामान्य कहां से? आपने 100 लोगों की भीड़ में से 2 लोगों को उठाया, कहा तुम्हारी जांच करेंगे हम। आपने 100 लोगों की भीड़ में से 5 लोगों को निकाला, कहा तुम्हारी जांच करेंगे, अपना इनकम टैक्स लाओ, अपना आधार लाओ, अपना वोटर आईडी लाओ, अपने घर के पेपर लेके आए हो, कहां नौकरी करते हो, और 95 से आप पूछ नहीं रहे। नहीं, मैंने आपकी आपत्ति सामान्य कैसे माना जाए इसको? जब उन्होंने कहा था कि आप अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर, तो मैंने कहा मेरा ही क्यों, सबका पूछो। मैं एक बात और पूछ रहा हूं, देखिए नहीं, इनके मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपने जो बजट का प्रावधान किया 1782 करोड़ रुपए 22-23 का जो बजट आपने एलोकेट किया है मुसलमानों के विकास, उनकी शिक्षा के लिए, उसके हिसाब से मैंने सवाल पूछा कि 1 रुपए 22 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आप कैसे किसी कौम का और उसके बच्चों की एजुकेशन का विकास कर देंगे? तो आप जवाब नहीं दे रहे। भाई 1 रुपए 22 पैसे आप बताइए, मैं कमाल देखना चाहता हूं कि क्या कमाल। अच्छा, ये सर्वे रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपको क्या आशंका है कि ये करना क्या चाहते हैं? खड़ा करके ये मदरसे बंद करना चाहते हैं। आसाम टाइप तो नहीं कुछ करना चाहते और हैं? उसमें दानिश अंसारी इनका साथ निभा रहे हैं। नहीं, दानिश अंसारी, देखिए दानिश अंसारी वही कर रहे हैं। मैंने तो मंत्री जी को कहा कि आप अपना ही विकास कर लीजिए, यही बहुत है, आपके बस का नहीं है। जिस आदमी में इच्छा शक्ति नहीं होती है, जिस आदमी में विल पावर नहीं होता कौम के भलाई के काम करने के लिए, वो आदमी अपना ही भलाई कर ले, वही। अरे अभी आपने सुना नहीं दानिश अंसारी को क्या जवाब दिया उन्होंने कि मुसलमानों की शिक्षा का स्तर उठाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, मुसलमानों का उत्थान करना है, उनको राइज कराना है, उनको तरक्की की मेन स्ट्रीम में डालना है। सर कैसे करेंगे? इच्छा शक्ति से, 16,000 मदरसे इच्छा शक्ति से। और आप कह रहे हैं बाकी को हम नहीं। सर आप मेरी बात को समझिए, मैं पूछ रहा हूं, मैं सरकार से पूछ रहा हूं, 1 रुपए 22 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे जमीनें उनकी डेवलप करेंगे, कैसे क्लासरूम बनाएंगे, कैसे तनख्वाहें देंगे, कैसे करेंगे आप? मैंने मांग की है मंत्री जी से कि कम से कम 15,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट रखिए, तो मैं आपकी जो बात है उस पर यकीन करने की कुछ सोचूं। ज्यादा मांग रहे हो आप, इस पर जवाब नहीं दे रहे ना। ये कहा 10 रुपए प्रतिदिन, 10 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अब 10 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा क्या मांगू, कम मांगूंगा बताइए मुझे आप। तो आप वकार साहब ये कहना चाहते हो कि इनके खर्च करना नहीं चाहते हैं, इनके इरादे नेक नहीं बात कर रहे हैं। इनके इरादे नेक नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नेक नहीं है, बिल्कुल नेक नहीं है। और उसमें है क्या, तीर पीछे से कोई और चला रहा है और कंधा मंत्री दानिश अंसारी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मंत्री जी बहुत खुश हो रहे हैं, मंत्री जी समझ रहे हैं कि पूरी कौम उनकी तरह सोचती है। हाँ, जितना दिमाग मंत्री जी के, आप मंत्री जी समझ रहे हैं पूरी कौम उन्हीं की तरह सोचती है। मंत्री जी से कह दीजिए कौम बहुत अक्लमंद है, कौम जानती है कि आप सिर्फ इश्तिहार फैलाने के अलावा, मदरसों पे दबाव बनाने के अलावा, बच्चों को तालीम से महरूम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपना विकास कीजिए, हम मना कब कर रहे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 10 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी जो कौम, जो मंत्री ना दे पाए, वो मंत्री किस काम का? ओके, सुरेंद्र राजपूत जी को बुलाइए डिबेट में। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। यूपी की सरकार एक सर्वे करा रही है, किसका? निजी मदरसों का, कि ये कहाँ से चल रहे हैं, इनको पैसा कौन दे रहा है, इनके पीछे कौन है, कोई जिहाद तो नहीं करा रहा है, कोई टेररिज्म तो नहीं फैला रहा है, पूरी जानकारी लाओ इनकी और पता करो। ऐसे 16,000 मदरसे हैं।
कांग्रेस क्या धारणा रखती है इस सर्वे पे? देखिए सर, ब्रजेश भाई, आपके बात करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कुछ और बात कह देना। हम तो 2-3 चीज़ें कह रहे हैं आपके सामने और बिल्कुल धैर्य से कह रहे हैं, चूंकि मुद्दा ऐसा है, इसको इसमें प्लीज़ बीच में मत टोकिएगा। पहली बात तो ये है कि मदरसा एक अरबी फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है शिशु मंदिर या विद्या मंदिर, स्कूल। तो जितने स्कूल हैं, जितने शिशु मंदिर हैं, जितने विद्या मंदिर हैं, जितने मदरसे हैं, जितने मॉन्टेसरी स्कूल हैं, या जितने गैर सहायता प्राप्त किसी भी प्रकार के कोई भी शिक्षण संस्थान है, समान रूप से सबकी कार्रवाई हो। जिस तरीके की कार्रवाई एक उस पर हो रही है तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है, किसी भी तरीके की। बिल्कुल फंड की जांच भी होनी चाहिए, विदेश से फंड आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी जांच होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी जांच होनी चाहिए, मदरसे की भी होनी चाहिए, शिशु मंदिर की भी होनी चाहिए, विद्या मंदिर की भी होनी चाहिए, और क्या नाम कॉन्वेंट स्कूल्स की भी होनी चाहिए, मॉन्टेसरी स्कूल की भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सरकार का हक है जानने का कि भाई ऐसा तो नहीं कोई ऐसी कह रहे हैं जिहाद फैला रहे हैं। देखिए, फिर से मैं बताऊं, मैं उस पर नहीं आना चाहता, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है सुचिता चतुर्वेदी सर, ये बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। मैं आपके सामने इनका लेटर बताना चाह रहा हूं, जिसमें ये क्लेम कर रही हैं कि मैंने ही ये इंस्टिगेट किया था, और इन्होंने कहा था कि 16,000 मदरसों को बंद करने का तुरंत 15 दिन में प्रावधान किया जाए। ये लेटर है उनका, सुचिता चतुर्वेदी का, और बाकायदा इन्होंने शासन को, प्रमुख सचिव को अल्पसंख्यक कल्याण के लिखा है। तो मसला क्या है कि इनके अलग अलग अंग अलग अलग बात कर रहे हैं। ये लेटर मैं अभी आपको दे देता हूं, आप चाहें तो दिखवा भी दें जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा मसला यहां पर सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है, चुनाव जीत चुकी है, अब उसके बाद अब क्यों वोटों की फसल काटने के लिए सांप्रदायिकता का बीज बो रही है दोबारा से? भाई आप कह दीजिए कि सारे गैर मान्यता प्राप्त या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का जांच होगी, अच्छी बात है, मदरसा उसमें से एक है, बढ़िया बात है, होनी भी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि साहब विदेश से प्राप्त धन का या जकात का दुरुपयोग होने की बात, जिहाद, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, आप बिल्कुल इसकी भी जांच, सुरक्षा जरूरी है भाई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि पिछले 8 साल से सरकार आपकी है, एनआईए क्या इतनी कमजोर है, इतनी कायर हो गई है? रॉ एफसीआरए आपका डिपार्टमेंट, फेमा आपका डिपार्टमेंट, ईडी आपका डिपार्टमेंट, आपके इतने डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद अगर विदेश से फंड आ रहा है तो नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकल की जकात बट रही है। नहीं सर, मैं पहले उन्होंने कहा कि विदेशी फंड की बात है, आतंक के फंड की बात है, पहले आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आप चाहें तो मैं फिर से दिखा देता हूं। नहीं, कोई आगे बढ़े आप। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को, यानी आज की डेट में क्या योगी जी नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप कितनी कमजोर और इतनी कायर सरकार है कि विदेशी फंड, हाँ आय का स्रोत। पॉइंट नंबर 9 पे लिखा है कि मदरसे की आय का स्रोत क्या है। इसमें यह बताना होगा कि मदरसा को संचालित करने के लिए दान या जकात मिल रही है, तो वो पैसे आ कहां से रहे? तो वही मैं कह रहा हूं आपसे, अगर विदेश से कोई पैसा आ रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे योगी जी का निशाना विदेश से पैसा सिर्फ मदरसों को आ रहा है, किसी और को भी आता है? मैंने वही आपसे कहा, मैंने तो वही निवेदन किया, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे मॉन्टेसरी स्कूल हो, चाहे शिशु मंदिर हो, चाहे मदरसे हो, जहां से भी आ रहा होगा पैसा, अगर विदेश से आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एनआईए को आना चाहिए। मिशनरी का नाम नहीं लिया आपने? है मिशनरी कहा ना, कॉन्वेंट कहा ना सर, मैंने पहले कहा, मैंने ऐसा नहीं, मैं हमारे उसमें तो सब एक नहीं, कोई बात। हाँ, हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें साहब थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहे हैं। एक साथ सबकी जांच हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सरकार उत्तर प्रदेश की, यानी योगी जी कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मोदी जी असक्षम साबित हो रहे हैं। विदेशी फंड और या विदेशी जो पैसा आ रहा है, अनअकाउंटेड आ रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? ओवैसी जी की इस बात से सहमत है कि ये मिनी एनआरसी है? अब ये ओवैसी जी के वो जवाब देंगे, मैं किसी दूसरे पर नहीं कहता। जब मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं कि भारत का संविधान कहता है कि बगैर कास्ट, बगैर क्रीड, बगैर धर्म, बगैर जात देखे सब भारतीयों के नागरिकों के अधिकार समान हैं। जो कार्रवाई हो सब पर समानुपातिक रूप से हो। अगर आप किसी एक पर कार्रवाई करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वोटों को अपीजमेंट। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इनके इरादे क्या हैं, ये बताइए।
इनके इरादे 2024 के इलेक्शन में, वही चिट्ठी जो दिखा रहे थे। जी बिल्कुल इनके इरादे 2024 में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, और कुछ नहीं है इनका इरादा। बंद कराएंगे कि सिर्फ बंद कराते दिखेंगे? सर, बंद कराना तो इनके बस की बात नहीं है, बंद तो ये नहीं करा सकते, क्योंकि भारत में संविधान है, बंद तो कोई नहीं, गलत चीज हमेशा बंद होगी, सही चीज को कोई बंद नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपको फिर से कह देता हूं, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का विश्वमन कर रहे हैं, 80 सीटों पर सांप्रदायिक रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी और आपके मुताबिक कांग्रेस इस सर्वे का विरोध करती है? हमारे मुताबिक सर्वे हो, लेकिन सब पर हो। ओके, अमरनाथ मिश्रा जी अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और जाने माने हिंदूवादी नेता है। बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये क्या रहा है? सर्वे वर्वे हो रहा है? देखिए ब्रजेश जी, क्यों हो रहा है? अब ऐसा नहीं चलेगा कैसा? कि मदरसा हो झांसी में और पढ़ाई हो कराची से, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आप जो शुरुआत के दौर में कह रहे थे कि मदरसों से बहुत बड़े बड़े हिंदू लोग भी पढ़ के निकले, तो उस समय ना ISI थी, ना हक्कानी नेटवर्क था, ना अलकायदा था, और भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था। उस समय के वातावरण में आज के वातावरण में बहुत फ़र्क है। और जो आप अभी बता रहे थे कि विदेश से पैसा आता है, सुरेंद्र राजपूत जी की बात का मैं जवाब दूंगा। सारा पैसा नेपाल के जरिए हवाला के थ्रू आ रहा है मदरसों में, नगद आ रहा है झोले में। अब आप बताइए, जब एक तरफ वसीम बकार साहब कह रहे हैं कि 6 साल से मदरसों को पैसा नहीं दिया गया, बगैर तनख्वाह के, बगैर पैसे के मदरसे चल रहे हैं, 600 जो गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त हैं, और 16,000 से ज़्यादा मदरसे जो हैं उनका कहीं पंजीकरण नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है। कैसे चल रहे हैं? कौन इनको चला रहा है? जकात से चल रहे हैं। जकात समझते हैं? दान। नहीं, हमें मालूम है सऊदी अरब की जकात से चल रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जकात से चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मदरसे, और पैसा आ रहा है नेपाल के थ्रू। सबसे ज़्यादा मदरसे नेपाल बॉर्डर पे हैं। आपने उस बात का भी जिक्र सबसे पहले किया। दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि ईसाई मिशनरियों के स्कूल पे, सरस्वती शिशु मंदिर पर, बाल विद्या मंदिर पे क्यों नहीं जांच हो रही है? एक भी उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर, संघ परिवार का कोई विद्यालय या मिशनरी स्कूल अगर अनाधिकृत रूप से चल रहा है, तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आप ला के दीजिए, कार्रवाई उस पर करवाई जाएगी। होगा ही नहीं, क्योंकि जो मिशनरी स्कूल हैं वो सब मान्यता प्राप्त हैं। वो एंग्लो वैदिक जो हमारा HRD मिनिस्ट्री का विभाग है, एंग्लो वैदिक से वो मान्यता प्राप्त। इनके लिए भी सरकार ने एक उर्दू बोर्ड बनाया है, बाकायदा एक डिपार्टमेंट है मिश्रा जी। नहीं है, दान देता है। मदरसा बोर्ड भी है। कहाँ पढ़ लिए? मदरसा, सुनिए, मदरसा बोर्ड भी है। बोर्ड है, अभी सरकारी है। हम एंग्लो इंडियन की बात कर रहे हैं। मिशनरियों के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया था HRD मिनिस्ट्री में, उसकी मान्यता अलग दी जाती है, क्योंकि उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस मिशनरी वालों को आप क्लीन चिट इसलिए देते उनको हैं? किसी से चंदे जकात की जरूरत नहीं है। मिशनरी वालों को डोनेशन क्लीन लेके चिट? बच्चों का एडमिशन करते हैं। एक बात बताओ, मिशनरी वालों को क्लीन चिट है आपकी? नहीं, हमारी मिशनरी के लिए, किसी के लिए क्लीन चिट देने के लिए हम आप क्या नहीं आए। हम इस बात के लिए आए कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सही कर रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। और अगर आपके मदरसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पाक साफ हैं, तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। डर किस बात का है? तो भाई अपनी भी जांच करा लो, आपको डर किस बात का है? तो हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी सरस्वती शिशु मंदिर, बाल विद्या मंदिर, सिटी मॉन्टेसरी, कोई भी आपको लगता है कि अनाधिकृत रूप से चल रहा है, अच्छा, क्यों तो लगता है कि ये उसकी लोग जांच मदरसे करिए। में कुछ गलत ही कर रहे होंगे, या मदरसे में इनको सिर्फ टेररिज्म पढ़ाया जा रहा होगा? क्यों ऐसा लगता हम है? तो नहीं कह रहे हैं कि मदरसों में कुछ गलत हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा ही हो रहा होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार की भावना को समझिए। वो मुस्लिम परिवार के बच्चों की पढ़ाई को मोदी जी कह रहे हैं 8 साल से, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में काफी कंप्यूटर। फिक्रमंद है बीजेपी। तो उनकी बात की भावनाओं का भी सम्मान करिए। और योगी जी भी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के बच्चे शिक्षित हो, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अच्छा, मतलब बीजेपी मुसलमानों के लिए फिक्रमंद है? क्यों नहीं है? वाह। जब कही रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक हाथ में कुरान, तो मतलब आप इनको अच्छी तालीम इनके बच्चों को देना चाहते हैं? अरे क्यों नहीं देना चाहते? खाली आप अरबी पढ़ा करके उनको तालीम देना चाहते हैं क्या? हिंदी इंग्लिश ना पढ़े वो? अरे पूछ खाली अरबी पढ़ाएंगे? आप तो हत्थे से उखड़ गए। मैं तो अरे हत्थे से क्यों उखड़ गए? आप खाली अरबी की बात क्यों कर रहे हैं? अरबी या फारसी की? आप उनको हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे, साइंस नहीं पढ़ाएंगे, भूगोल इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, खाली आप अरबी पढ़ाएंगे। अच्छा, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं वीरेश जी, अब नहीं चलेगा कि मदरसा हो झांसी में और पढ़ाई हो कराची से। और ले लो, फिर वीरेंद्र जी जुड़ गए। इनके बच्चे क्या पढ़े, ये इनके माता पिता तय करेंगे कि आप तय करोगे?
हम नहीं तय करेंगे, सरकार तो तय करेगी। सरकार को तो अधिकार है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं विभिन्न जाति धर्म के लोगों को उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी स्वास्थ्य पे ध्यान दे। इनके 2 इंस्टीट्यूशन हैं, नदवातुल उलमा और दारुल देवबंद जी आपका तो वैसे काफी आना जाना रहा इन दोनों जगहों पे, यही दोनों संचालित करा रहे हैं प्राइवेट वाले। नहीं, खाली यही आपका नहीं तो है। काफी उठना बैठना भी इन लोग के साथ रहा, सुरेंद्र जी बता रहे थे। सुन लीजिए ब्रजेश जी, खाली नदवा या देवबंद के थ्रू मदरसे नहीं चल रहे हैं, ज्यादातर इन्हीं के कंट्रोल में। नहीं, इनके कंट्रोल में। देखिए, ये देवबंदी मसलक के जो मुसलमान हैं उनके मदरसे अलग हैं, बरेलवियों के मसलक अलग हैं, मदरसे अलग हैं, किछौछा के मदरसे अलग हैं, सियाओं के अलग हैं, सुन्नियों के अलग हैं, अलग अलग टाइप के मदरसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों ने कभी आज तक इस बात पे ब्रजेश जी चर्चा नहीं कराई कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में संस्कृत के विद्यालय बंद कर दिए गए, टीचरों को हटा दिया गया, स्टाफ को हटा दिया गया। आज संस्कृत के विद्यालय बंद है, उस पर कब चर्चा करेंगे आप? सर्वे करा दो, चर्चा कर लेंगे। अरे सर्वे तो आप कराइए ना, काम करो, अरे आप करिए। संस्कृत पुरानी पार्टी थी असीम वकार की समाजवादी पार्टी, उस समय सत्ता में थे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, सारे संस्कृत के विद्यालय बंद कर दिए गए। पंडित जी, ये जो संस्कृत स्कूल हैं कितने बंद हुए, एक सर्वे कराइए, तुरंत डिबेट। नहीं, बंद कराए गए, अब तो खुल रहे हैं। अच्छा, खुल अब रहे तो हैं। नए भी खुल रहे हैं, पुरानों को भी खोला जा रहा है। बीरेन जी भी आ गए डिबेट पे। भाई बीरेन जी, ये मदरसों का सर्वे वर्वे हो रहा है और यहाँ कहा जा रहा है मिनी एनआरसी है और काफ़ी परेशानी है, और मनीष शुक्ला कह रहे हैं वो मुसलमान बच्चों की तरक्की चाहते हैं, अच्छी तालीम देना चाहते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। देखिए, ये सीए के बाद एक दूसरा ऐसा मामला है जो बताता है कि ये सर्वे जो है ये चुनावी है, 2024 की तैयारी को लेकर है और ये वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, लड़ाई चाहे जितनी हो, हिंदू और मुस्लिम की वोट सपा और भाजपा को ही मिलेगा इसका फायदा। महत्वपूर्ण बात ये दिखती है कि जितना हिंदू और मुस्लिम लड़ाएंगे राजनीतिक लोग, उतने ज़्यादा वोटों का ध्रुवीकरण 2 दलों के पीछे होता है। ऐसे में बाकी दल परेशान है इस लड़ाई से कि ये सपा और भाजपा आपस में मिलकर भी कुछ तमाम ऐसे कहानियां करती हैं, कई बार आरोप लगते हैं। तो ये भी एक संभावना बनती है राजनीति में कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी। लेकिन जब तक इस देश में आधुनिक शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तब तालीम देने का, शिक्षा देने का जरिया दीनी और धार्मिक तालीम ही थी। उसमें गुरुकुल थे, एक और मदरसे थे। जब आधुनिक शिक्षा आई तो इंजीनियर, डॉक्टर, इंटर कॉलेज, अंग्रेजी कॉन्वेंट और ईसाई धर्म के तमाम सारे स्कूलों का प्रादुर्भाव रहा। बात यह है कि गुरुकुल समाप्त हो गए, मदरसे कायम हैं। मदरसों को, शिक्षा को, धार्मिक शिक्षा को कट्टरता से जोड़ दिया गया, उसको उस नज़रिए से देखा गया। ये एक कारण बनता गया दोनों समाज के बीच दूरियों का। आतंकवाद को भी मदरसों से जोड़ा गया और कई बार मदरसों से आतंकवादी घटनाएं और असलहे बरामद भी हुए। लेकिन कहते हैं कि सब हर जगह पर कोई 100% गलत नहीं हो सकता, कुछ जगहों पर गलत लोग आ जाते हैं। मदरसों से भी बहुत बड़े बड़े नाम इस देश में निकले हैं। मदरसों से बच्चे कंपटीशन की तैयारी में भी आते हैं, बड़े बड़े नाम करते हैं। लेकिन जरूरी है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। इस सर्वे का इस तरह के स्वागत करिए, लेकिन सरकार के एक सिलेबस की अनिवार्यता हो जाए। जब हम सेकुलर स्टेट में हैं तो चाहे मदरसा पढ़ाए, चाहे गुरुकुल पढ़ाए, चाहे संस्कृत स्कूल पढ़ाए या आधुनिक शिक्षा के स्कूल, वो सभी उस सिलेबस का पालन करें। एक राष्ट्र एक सिलेबस क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी चर्चा हो जाए। ये भी एक अपने आप में सोचने का विषय है। भारत जैसे जैसे तरक्की करता गया, हिंदू मुसलमान आपस में बढ़ता जा रहा है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा से हम भविष्य संवारते हैं, शिक्षा समाज को जोड़ने का काम करती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा और कट्टरता ने बहुत बांट दिया है लोगों को और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस सर्वे के पीछे का मूल मकसद क्या है, आपको क्या लगता है, क्यों कराया जा रहा है? देखिए, सर्वे से एक तो देखिए मानसिक फायदा बीजेपी को मिल रहा है कि हिंदुत्व वोट जो है उसका एकजुट होता है। दूसरा, मदरसों में
इनरोलमेंट की एक समस्या रहती थी कि उनके छात्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। उसके लिए भी सरकार ने एक अभियान चलाया। मदरसे तमाम फर्जी चल रहे हैं और उन मदरसों का सर्वे में वो खुलासा होगा। मदरसे आज की तारीख में 16,000 से ज़्यादा हैं। 450 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार इन मदरसों पर अनुदान में खर्च करती है। पहले ये 700 कुछ थे, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार में 1,000 के ऊपर चले गए। आज की तारीख में 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। सबके राज में फले फूले, खाली कांग्रेस रह गई क्योंकि सरकार नहीं थी उसकी, इसलिए अगर वो होते तो वो भी कुछ प्रसाद बांटते जरूर। लेकिन धर्म के नाम पर जो नफरत फैल गई उसको शिक्षा से भी जोड़ दिया गया कि टोपी और पैजामा पहनकर ज़मीन पर बैठकर पहनने वाले लोग अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, या जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वही श्रेष्ठ शिक्षा पाते हैं। तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ पर एक चीज़ ये सबसे बड़ी बात आ जाती है जी कि हम अपने समाज को किस नज़रिए से देखते हैं। भारत में मुस्लिम आबादी जो पॉपुलेशन है वो 19-20% के करीब है और उच्च शिक्षा में कुल 7% मुसलमान पाए जाते हैं और इसमें से सिर्फ 2% मेडिकल में है और 3% से कम सिविल सर्विस में है। तो आप बताइए कि ये कम्युनिटी वैसे भी बहुत पिछड़ी हुई है। अगर धार्मिक शिक्षा से अगर ये बाहर आ जाएं और इनका थोड़ा सामाजिक उत्थान हो तो इनका परसेंटेज और बढ़ सकता है। अब बात आती है जी कि हम जो लोग उच्च पदों पर मुस्लिम समाज के बैठे हैं, एक मामला आया था कि कानपुर के कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन के घर में मजलिस लगती थी, उसको लेकर बहुत हल्ला मचा। बीजेपी ने जांच कमेटी बैठाई और बड़ा बवाल हुआ, बड़ा लाभ भी मिला चुनाव में उसका, वोटों का। इस तरह के भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़िंदगी धर्म पर नहीं रोटी पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ लोगों की रोटी धर्म पर निर्भर है, ये भी सच्चाई है। और यही वजह है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ों को उठाते रहते हैं, उछालते रहते हैं। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, मदरसों से इस देश में 3 राष्ट्रपति निकले हैं, जिसमें जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और अब्दुल कलाम आज़ाद। मदरसों में बहुत बड़े बड़े लोगों ने IAS भी बने हैं, वहाँ से पढ़ के बहुत जगहों पर आज भी मदरसे तमाम डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। उनका स्वागत होना चाहिए। जो मदरसे आतंकवाद फैला रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा जी, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से और मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। पड़ी ज़रूरत देश को जब जब किया कमाल इन्होंने और देश को एक से एक बढ़कर दिया है लाल इन्होंने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीज खान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बड़ा वक्त लगा दिए कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अजीज खान जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी मदरसों के इन सर्वे पर क्या रुख रखती है जो अब शुरू हो चुके हैं? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत स्पष्ट है कि आज जो बीजेपी मदरसों के सर्वे कराने की बात कर रही है, सर्वे बल्कि करा ही रही है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करने का उसने डेट निर्धारित कर दिया है। बहुत स्पष्ट है कि आज वो तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। बहुत सारी समस्याएं इस प्रदेश में खासतौर से हैं और उन समस्याओं से वो भाग रही है, वो भागना चाहती है। आज आप देखिए, अगर वाकई में गंभीर होती, बहुत पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होती है सरकार, तो आज आप देखिए तमाम सरकारी स्कूल हैं। अभी प्राइमरी पाठशाला को देख लें, अभी एक RTI के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1,71,000 अध्यापक प्राइमरी पाठशाला में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि गोरखपुर में एक रेल विहार इलाका है, वहां पर एक प्राइमरी पाठशाला भी मैं थोड़ी दिन पहले दौरा किया था मैंने। वहां पर बिल्डिंग इस कदर जर्जर हो गया है कि वहां के बच्चे जो है वो बाहर रोड पर पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। देखिए तमाम प्राइमरी स्कूल है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसको नहीं देखना चाहती, उसका कोई निर्माण नहीं कर रही है, उस पर गंभीर नहीं है। दूसरी बात आप देखें, नीति आयोग का आप एक रिपोर्ट देखें जो स्कूली शिक्षा को लेकर के आया है।
जो गुणवत्ता सूचकांक को देखें आप, उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। सरकार उस पर काम नहीं कर रही। आपको क्या अब लगता है दूसरे कि इन स्तर पर सर्वे देखें के आप, पीछे सरकार का मुख्य मकसद क्या है? सर मैं ब्रजेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप सुन अरे लें सर। इंपॉर्टेंट थी तो पहले जुड़ना चाहिए था ना, आप तो डिबेट में आधे घंटे बाद आए हो। अरे सर बात बस मुझे 10 सेकंड थोड़ी है कि आप बाद में आओगे और आपको मैं मंच दे दूं, आप भाषण दो। सर मैं तो सवाल का लगातार जवाब मैं दीजिए। उसी वक्त से हूँ, मैं 8 बजे से बैठा हूँ सर, आपका टेक्निशियन नहीं अच्छा कर पाता ठीक है, था बोले जो आप जी। हाँ सर, मैं कह रहा था कि आप देखिए कि पूरे देश में 10,83,678 स्कूल हैं, 18 और 19 में थे, 19 और 20 में 10,32,570 स्कूल रह गए, यानी 51,000 स्कूल बंद हो गए। उस पर सरकार प्रदेश में बात करिए ना, अब उत्तर प्रदेश के बाहर एक कहाँ चले सेकंड, जा रहे अभी हैं? पहला राउंड नहीं अरे खत्म ना, हुआ, उत्तर उनका राउंड नहीं प्रदेश में खत्म देखिए, हुआ। अमरनाथ जी सुनिए, एक तसल्ली। मिनट, हल्ला मत करिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में 18-19 में 1,63,000 प्राइमरी विद्यालय रहे, सरकारी विद्यालय। आज आप देखिए 26,074 विद्यालय बंद हो गए। मकसद यह है कि वाकई में आप शिक्षा का सुधार करना चाह रहे थे तो पहले प्राइमरी विद्यालयों को सरकारी पर ये कह रहे हैं कि ये विद्यालयों को मुसलमानों के बच्चों को वो अच्छी नहीं तालीम करने देना के चाहते बजाय। हैं और उनको बहुत ब्रजेश शैक्षिक रूप भाई, से मजबूत करना सर- चाहते हैं। सर ब्रजेश भाई, मकसद ये नहीं है, मकसद है तुष्टीकरण की राजनीति। आज ये मुद्दों से घिर गए हैं, आज तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। अभी देखिए इनके केंद्रीय मंत्री ने संसद में बयान दिया कि 8 साल में हमसे 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी, हम केवल 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख नौकरी दे पाए 8 साल में। क्या मतलब है? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हम 1 साल में। क्या ये मदरसों आप को खुद बंद कह रहे हैं, करना 8 साल चाहते में हैं हमने या उन पर 7.5 बुलडोजर लाख- चलाना चाहते हैं? सर बुलडोजर तो देखिए, इनका नीयत ठीक नहीं है, इनकी सोच ठीक नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो आज तमाम मुद्दों पर बात करते। जो धन्यवाद। मैं डिबेट के उस पर नहीं समाप्ति बात से करना पहले एक बार और कोशिश करूंगा कि आपका पक्ष लूं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, इरादे नेक तो नहीं लग रहे हैं आपके। ब्रजेश जी, 2 बातों का मैं जवाब दूंगा। एक तो तमाम पैनलिस्ट ने ऐसी बातें की जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। एक तो मदरसों के साथ साथ अन्य स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल आया। मैंने पहले दौर में भी बताया कि सभी स्कूल किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। ये किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। जब कोई बोर्ड किसी विद्यालय को मान्यता देता है तो जो कॉलम इनके लिए दिए गए हैं वो सारे कॉलम पूरे होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूँ। वकार साहब आऊंगा आपके पास। सर ब्रजेश जी, मैं पॉलिटिकल बात, इस पूरे विषय की पॉलिटिकल बात मैं भी बताता हूँ। पॉलिटिकल बात ये है, असीम वकार हो, सदुद्दीन ओवैसी हो, अजीत जी हो, या तमाम जो लोग चीख रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, दरअसल इनको भय उत्पन्न हो गया है कि जो गरीब मुसलमान का बेटा पढ़ लिख लेगा, ठीक से कंप्यूटर भी पढ़ लेगा तो इनके बच्चों को कंप्लीट करेगा। इनके बच्चे तो कोई मदरसे में पढ़ते हैं, अगर ये तीनों लोग बता दें तो मैं बताऊं आज इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पूछ लीजिए। इनको ये भय है, इनको ये डर है कि वो बच्चे जो केवल अरबी पढ़ रहे हैं, जो केवल दीनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर पढ़ लेंगे, अंग्रेजी पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, वो साइंस पढ़ लेंगे तो इनके बच्चों को कंप्लीट करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे उन्हीं दीवारों में घिरे रहें, उनको जो बुनियादी सुविधाएं नहीं मैसर हैं, योगी सरकार देना चाहती वो न मिले, उनका जीवन स्तर न ऊपर जाए, इसके लिए साजिश कर रहे हैं। ये केवल और केवल आप मतलब उनका मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, भविष्य अच्छा। देखिए मैं ब्रजेश जी, मैं इस बात को एग्जाम्पल सहित देता हूं कि हमारी सरकार केंद्र में 2014 26 मई को आई, 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में आई। एक भी योजना बताइए जिसमें मुसलमानों को अलग किया गया हो। साथ साथ मैं कहता हूं उच्च शिक्षा में और नौकरियों में हमारी सरकार आने के बाद परसेंटेज बढ़ा है मुसलमानों की, उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो ये तो सीधे रिफ्लेक्ट करता है कि जहां ये लोग थे इनके समय में मुसलमानों की दशा खराब थी, सामाजिक आर्थिक सभी खराब थी। हमने उनको, हमारी सरकार ने अगर आप मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? नहीं, हम मुसलमानों से नहीं करते, हम हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को हिंदुस्तान का नागरिक मानते हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार का काम है जात धर्म से ऊपर उठकर सबको व्यवस्था देना, और ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, केवल और केवल कोई तर्क नहीं देने की स्थिति में है, और ये नहीं चाहते कि इनके बच्चों की तरह ये बच्चे जो दीनी केवल तालीम पा रहे हैं, इनके बच्चों की तरह अच्छी सुविधा प्राप्त। असीम वकार, अब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड। नहीं, देखिए मनीष जी ने कहा कि बड़े आरोप लगा दिए
काफी ज्यादा। इनके मंत्री जी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है मनीष जी साहब? सुनो जरा, एक मिनट। अरे मैं बहुत चुप बड़े-बड़े हूँ, फंड विजय जी सवाल है। हाँ, और आप कर दिया ना, आप जवाब ले लो। सवाल जानना चाहिए। हाँ, तो आप जवाब ये ले लो। मदरसों के जो समर्थक हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पता है? उनको बताने, एक्सप्लेन करने अरे दो। खुद भी मदरसे में नहीं पढ़े ये लोग सब शांत रहेंगे एक एक करके, ताकि डिबेट आराम चले। बोलिए वकार साहब। विजय जी ये आज नो देखिए, अब आप बोलने दो उनको। बोलिए वकार साहब। जहां बहुत बड़े बड़े फंड दिए जा रहे हैं, जिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार रुपए टीचरों की तनख्वाह है, 20-20, 25-25 टीचर हैं, बड़े बड़े स्टाफ हैं, करोड़ों रुपए का फंड दिया जा रहा है, उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूछिए कहाँ है? स्कूल में कुर्सी मेज नहीं है, बच्चे जमीन पे पढ़ रहे हैं, गाय भैंस बन रही है। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है वहां चेक कीजिए। कौम के आपने सबसे आरोप बड़े लगाया ओवैसी साहब पे। ये सब अखिलेश की सरकार में हो सुनिए रहा सर, था। अरे सर आपको जवाब दे रहा हूँ, कौम के ठेकेदार आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं सर, बता रहा हूं ना, क्यों एक दे रहे हो? मिनट, तसल्ली से सबकी बात आ जाएगी। सर, आपको डिबेट जवाब दे रहा बेहतरीन हूं। हो रही है, टोका टाकी से कोई मजा नहीं आएगा। बोलो वकार साहब, कंप्लीट करो। देखिए, जिस आदमी के पास दलील नहीं होती है वो चीखने लगता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, जिसकी दलील नहीं होगी, जिसके पास तर्क नहीं होगा, बच्चा वो कहाँ चीखेगा पढ़ता वो। है? मदरसे में पढ़ता है? अब सुनिए, आपने कहा ओवैसी साहब के ऊपर कि ओवैसी साहब नहीं चाहते, MIM नहीं चाहती। आपको पता है भारत के 135 और आपको कहीं नहीं रहा हूं, जहां 543 सांसद हैं और मैं ओवैसी और आपको कहीं नहीं रहा हूँ, ओवैसी जी को कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ। अकबरुद्दीन बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल मनीष जी, है। आप इंटेंशनली डिस्टर्ब कर रहे हो। सरकार एक का सेकंड रुक कोई जाओ ना, उनको योगदान बात नहीं। कंप्लीट कर लेने दो। मैं चुप सर हूं, बोलने लेकिन नहीं दे रहे आप, जवाब दे क्या रहा बोल रही है? है। नॉनसेंस। मैंने तो इनका जवाब दिया। बात तो सुन लीजिए पूरी। आप नॉनसेंस बेहुदा बात कर रहे हैं आप बैठकर। बिल्कुल। अब जनता ने सुन बात तो लिया कि सुनिए पूरी जवाब आप नहीं मेरी। है। नहीं, मैं देखिए और रिस्पेक्टफुली मनीष जी, और मैं मनीष जी विजय आप भी कहता तसल्ली हूं रखो। कि सर, इस ऐसे नहीं तरह चल से पाएगा बदतमीजी करने नहीं, वालों एक को सेकंड अगर आप रुक जाओ ना। बैठाएंगे, अच्छे इस माहौल तरह में से बातचीत हो रही थी। बदतमीजी शब्द प्रयोग करने वालों को आप बैठाएंगे, एक सेकंड तो रुकिए डिबेट की ना। मर्यादा भंग होती है। अच्छी बात मनीष करिए एक शुक्ला दूसरे को के साथ, व्यक्तिगत क्या ये नहीं जरूरत है कह इस तरह के सकते। अल्फाज एक मनीष दूसरे के लिए शुक्ला इस्तेमाल को करें। व्यक्तिगत ये नहीं कह सकते ब्रजेश जी। एक सेकंड मनीष जी, लेकिन रुक जाओ आप। आपके डिबेट की सर, मर्यादा आप एक सेकंड रुको ना, ऐसे बैठे मैं ही वही नहीं, तो ऐसे मर्यादा लोग के लिए कह रहा हूँ। मेरी आप ऐसे तो शांत हो लोगों के जाओ। साथ बैठता ही मेरा नहीं। ये कहना है, गलत बात है ये। अगर- एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान करा रहे हैं आप अपनी डिबेट में। ये गलत अरे बात मिश्रा है, जी, तसल्ली रखो। नॉनसेंस कैसे कह दिया फालतू लोग? इधर-उधर की बात इनको मत क्या करो। अधिकार है किसी को नॉनसेंस बोलिए। कहने तो का? मैंने कहा ये कौन सा ब्रजेश जी, तरीका है? अगर आप अपनी डिबेट में ऐसा अलाउ करते हैं, मैं आप तो बीच कहूंगा में इनको एक-एक हटाइए करके आप। अपनी बात को इनको खत्म हटाना करिए। चाहिए आपको। बोलिए वकार साहब का इनको हटाना बात चाहिए कंप्लीट ब्रजेश करिए जी। अपनी। आपकी डिबेट की मर्यादा अच्छा, भंग एक करना सेकंड रुको, इनको मैं हटाना सुरेंद्र चाहिए। राजपूत को बुला लेता भाई, हूं। इस तरह की बातें तो मैं भी कह सकता हूँ, क्या जरूरत है मैं कहने गाली की? नहीं दे सकता, मैं भी ओके, कह सर, सकता मैं हूं। बात लेकिन रखूं इनके पूरी संस्कार अलग- हैं, सर, इनके एक सेकंड रुक संस्कार जाओ, हैं। एक सेकंड रुको। नहीं, मैं देखिए, आपत्ति इससे TRP नहीं आती, मैं चुप मेरी रहूंगा। आपत्ति है। या तो पब्लिक को कहिए बात मैं तो चला सुनने जाऊं। दीजिए पूरी। आपकी आपत्ति आप नोट डिबेट करिए। करा रहे हैं जनता आपकी के लिए। आपत्ति मैं नोट डिबेट करिए। कर रहा हूं। ओके, भाई, या तो आपकी मैं- आपत्ति किसी नोट के बीच में नहीं करिए। बोलता। और वकार साहब, आप ऐसे अल्फाज मैं का इस्तेमाल डिबेट बिल्कुल में ना बोलता ही करें, नहीं हूं। ब्रजेश जी, बिल्कुल ना डिबेट करें है, ऐसे ऐसा नहीं, अल्फाज कोई का चुप्पी इस्तेमाल। रखेगा। गलत बात बात, तो आने दीजिए। ये आपके गलत बात। डिबेट में भाई ऐसा सुरेंद्र काम हुआ, राजपूत जी, ठीक नहीं देखिए, है। आप मुझे बताइए, अकबर ओवैसी आप दरअसल साहब वास्तविक आपके मकसद क्या है? डिबेट में अपने सुरेंद्र पैसे राजपूत, से ठीक नहीं है। केवल सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। आपके डिबेट में बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। ब्रजेश जी। दो बातें सुरेंद्र जी बोलिए। व्यक्तिगत इनकी हिम्मत नहीं है मुझे बाहर हाँ, नहीं मैंने बोल दिया इनको, आपत्तिजनक है इनका सब। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए, सब लोग शांत हो जाएं। आप सुरेंद्र राजपूत जी बोलेंगे, बोलिए सुरेंद्र जी बोलिए। दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो भारतीय जनता कोई फायदा पार्टी, नहीं आपस में लड़ने। वकार साहब शांत हो जाइए। भारतीय वकार साहब जनता शांत पार्टी होइए। के प्रवक्ता ने, एक जो आपने अभी अयोध्या जी बुलाए हैं उन्होंने, और AMIM ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इससे आसिम वकार जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इनको एक सेकंड शांत होइए। मदरसों से कोई लेना देना नहीं, शिक्षण संस्थाओं से कोई, इनको सिर्फ अपनी चुनावी फसल और नस्ल तैयार करनी है और कुछ नहीं। मैं तो एक बात कहता हूं मनीष जी से कि भाई मनीष जी, बहुत चिंता है आपको, ये 16,000 मदरसे हैं, इन 16 के 16,000 मदरसों को एक काम करिए ना, इनको सबको आप अपने नियंत्रण में लेकर के इनके सारे मदरसों को सरकारी बना दीजिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड से गवर्न करा दीजिए और सारे मदरसा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दे दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? अगर हिम्मत आपकी है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
16,500 कल से सरकारी आप स्कूल चाहते हो हो गए। इनका सरकारीकरण हो जाए? नहीं, हाँ, अरे अगर मदरसों के टीचर सरकारी हो जाएंगे, उनको 80,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, कौन मना करेगा भाई? शिक्षा का उच्चीकरण हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, इनका सब कुछ हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। इसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए। और मनीष जी को, अभी योगी जी को एक लेटर दे देना चाहिए कि साहब इनको आप सबको सरकारी कर दीजिए और सरकारी शिक्षक बना तो दीजिए। मनीष जी मदरसों क्यों दें, सुरेंद्र राजपूत क्यों न दें? सर, हमारे पास तो ताकत नहीं, हम तो विपक्ष में अरे तो चिट्ठी तो लिख ही सकते हो नागरिक के तौर पे। हम नहीं, हम तो अभी सुझाव आपके चैनल तो को। मनीष जी कौन सा मंत्री हैं मैं कि बताऊं, चिट्ठी लिख देखिए, देंगे? मनीष जी सत्ताधारी, आऊंगा मनीष जी, आता हूं, एक नहीं, मनीष जी सत्ताधारी पार्टी के एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, योगी जी से रोज मिलते हैं, योगी जी से कहते हैं कि शिक्षक मदरसों का उच्चीकरण करना है तो इनको सबको हम सरकारी घोषित कर देते हैं और इनके टीचरों को सरकारी टीचर बना देते हैं, इनको बाकायदा ग्रेजुएटी पेंशन, ये वो नई पुरानी पेंशन सब देते हैं। अब सुनिए सर, अब देखिए ये गलत बात है। टाइम 5 ही मिनट बचा है, 2 प्रवक्ता बाकी बोलने को। अरे सर, अब आप लड़ लिए ये लोग, क्या बताएं? आप डरा देते हो हमको, हम आपसे डर जाते हैं। कैसी बात करते हो? अच्छा, हाँ, दूंगा टाइम, 1 सेकंड, हाँ, कंप्लीट करें। दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता ने कहा, कहने लगे कि साहब हवाला का पैसा आता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही। पिछले 8 साल में जिनकी सरकार है, इतनी कायर, इतनी कमजोर, इतनी निकम्मी सरकार है, उस सरकार को तो रहने का हक नहीं अगर नेपाल के हाथ का नाम रास्ते हवाले का पैसा आ रहा है तो। भाई, हमारी सीमा पर सरकार कर क्या रही है? आईबी उसके पास, सीआईडी उसके पास, सीबीआई उसके पास, ईडी उसके पास, रॉ उसके पास, एफसीआरए उसके पास एनआईए उसके पास, और उसके बाद भी अगर क्या नाम पैसा आ रहा है तो क्या योगी जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं बिल्कुल असक्षम है, नाकारा है, निकम्मे है, नाकारा है, अरे भाई, आपको बिजनेसमैन पैसा देते हैं, वहां उनको मिल जाता है। आज झगड़ा हो गई ऐसा आप जानते हैं हवाला का कैसे आता है? हमें तो पता ही नहीं, हम तो जानते नहीं। हम तो सिर्फ बैंक से। कैसी बात कर रहे हैं? भाई, ये बाकायदे कह रहे हैं कि कैसे आता है? बोलने दो। आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एनआईए क्या कर रही है? हाँ, बिल्कुल, एनआईए अंडे दे रही है। मैं आपको बता रहा हूं, एनआईए अंडे दे रही है। हाँ, बताइए ना कैसे खराब लग गया? अरे हमें नहीं खराब, हमें क्यों खराब लगेगा? खराब आपको लग रहा है। अरे सरकार के प्रवक्ता आप बने हुए, हमारी बात कमजोर और कायर सरकार के प्रवक्ता आप। बात ये है, आप कह रहे हैं नेपाल के रास्ते से पैसा आ रहा है, तो नेपाल के रास्ते से पैसा आ रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? नहीं, अगर आपको परेशानी क्या दिक्कत है? सुनिए मनीष जी, राहुल गांधी का नाम आप अगर अमरनाथ से लिवा रहे तो आप खुद लीजिए ना। अरे मनीष से बीच में आ गया, अमरनाथ जी खुद बात कर रहे हैं। ये मिली जुली कबड्डी बन गई भाई, अमरनाथ जी, ये मिली जुली कबड्डी। ओके, थैंक यू। आप 1 सेकंड शांत हो जाएं। मोदी से इस्तीफा सुरेंद्र जी, थैंक यू। सुरेंद्र जी, थैंक यू। हिम्मत, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। बोलिए भाई, मनीष जी को मनीष जी को 20 सेकंड जी ने कहा कि 20 मदरसों सेकंड को सरकार टेक ओवर कर ले। और श्री राहुल गांधी कर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चिट्ठी लिखे कि मदरसे नहीं चलने चाहिए, उनको टेक ओवर कर ले। नहीं, आप फिर वही बात, सर्वे आप करा रहे हो, भाग्य आपके विचार है। आपने आज कहा कि मुसलमानों के मदरसों को टेक ओवर करना चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो चिट्ठी लिखने में क्या आपत्ति है? भाई, आपने आप प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ता का मतलब पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखवा दो, एक चिट्ठी लिखवा दो भैया सुरेंद्र जी, एक चिट्ठी लिखवाओ अमरनाथ के जरिए मत मुसलमानों खेलो, के मदरसों को सरकार टेक ओवर करे। ऐसा कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का ऐसा प्रस्ताव है। आप कहिए हवाला का पैसा आ रहा है समाचार पे, कहिए हवाला का पैसा आ रहा है, कहिए हवाला का पैसा आ रहा है, और कहिए कि नरेंद्र मोदी की कायर सरकार है, हवाला का पैसा नहीं रोक पा रही है, मदरसे ठीक से हवाला का पैसा नहीं रोक पा रही है, और सरकारी अगर थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। थैंक यू। आपस में उलझने का क्या फायदा? आज आप लोग पता नहीं क्यों हंगामा मचाए हुए। अजीज खान कुछ कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड बचे हैं मेरे पास। जी, बस 10 सेकंड में सर देखिए, मैंने नियत की बात हो रही थी कि नियत इनकी ठीक नहीं है। अगर वाकई में नियत ठीक होती तो 16,513 मदरसे हैं रजिस्टर्ड, जिसमें 560 मदरसे ऐसे हैं जो लगा दिया, राम भक्तों पर गोली चलवा दी, उसमें 10,000 के विद्यालय बंद करा दिया। मिश्रा जी बोलने तो दो। सिर्फ अरे क्यों बोलने दे? आधे घंटे लेट आए आप, इनको बुलवा रहे हैं। इनको बैठना क्यों दिया? इनको 6 महीने का तनख्वाह दिया, आज तक तनख्वाह नहीं दिया, आज तक तनख्वाह ही नहीं दिया है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं दिया। अगर नियत ठीक होती तो ये तनख्वाह देते। जो साइंस के टीचर पढ़ा रहे, मैथ के टीचर पढ़ा रहे, उनको तनख्वाह नहीं दिया। ये कह रहे साहब हम उसको मॉडर्न करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। जो आपने थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
आसिम उनको वकार तो जी आपने 20 दिया सेकंड, नहीं, आप अपनी नया बात क्या कंप्लीट देंगे? कर लें। आसिम वकार 20 सेकंड, आपकी बात रह गई थी, कंप्लीट करें 20 सेकंड। नहीं सर, देखिए जो बात कहना भाई थी मैंने, देखिए नहीं, फिर नहीं, जो बात जो मैंने कहना बदतमीजी थी करे वो कह उसको दी समय है। नहीं देना चाहिए 20 ब्रजेश। सेकंड और की मैं सिर्फ बोलेंगे इतना भाई, ही कह अपनी रहा बात हूँ, कंप्लीट जो मंशा आपके आपने भी- मैं टोक आपके चुका हूं, मैं भी उनको मर्यादा टोक है, चुका हूं, वो खुलकर उनको बोलिए। टोक देखिए चुका हूं। अगर हम लोग सब लोग इस उनको तरह से टोक इनकी चुका तरह हूं मैं। भाषा वो प्रयोग खुलकर करते रहेंगे तो बोलिए, डिबेट आप। कैसे जो चलेगी? मकसद आपका है, जो मंशा आपकी ये है, वो खुल कैसे के चलेगी? बोलिए। इन्होंने अभी तक नहीं आप बताया इनके धोखा बच्चे मत कहाँ दीजिए अब पढ़ते हैं, हमको। ओवैसी जी के बच्चे कहाँ पढ़ते नहीं अरे बताया। बात बच्चों मैंने तक ये क्यों सवाल ले जा रहे हैं? पूछ लिया अपने तो तक इन्होंने रखिए। ये बदतमीजी पे उतारू हो गए। बहुत शुक्रिया, डिबेट ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।